जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर वरुण शुक्ला एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने कोलिजन्स स्टार्ट की थी। कोलिजन्स के पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में हर तरह की कोलिजन्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। किस तरह से कोलिजन के जो सवाल आएंगे, कैसे अप्रोच करना है, कितनी तरह के फंडे कोलिजन्स में लगते हैं, तो मैंने सब इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया पुराना सारा लेक्चर देख कर आएंगे, ज़्यादा बेटर है। उसके लिए आप मेरा चैनल रोटेशन फिजिक्स उस पर विजिट कीजिए और मेरा कंटेंट देखिए, किस तरह का मैं कंटेंट लगातार यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आज हम कोलिजन से एक बार फिर से टक्कर लेने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, कोलिजन्स का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो टक्कर है। तो टक्कर से टक्कर, तो टक्कर से भी टक्कर हम ले रहे हो, कैसे लेनी है वो आज इस लेक्चर में आपको पता लगेगा। इस लेक्चर में मैं प्रैक्टिकली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोलिजन्स के, जो जेई और नीट, जेई से मेरा मतलब मेंस एडवांस बोथ, और नीट तो आपको पता ही है, ठीक है, सिंगल एग्जाम है नीट का, तो वो मैं आपको करवाऊंगा किस तरह से आपकी दिमाग की जो गरारियां हैं जो जाम हो जाती हैं वो चलेंगी कैसे कोलिजन्स के सवालों पर। तो ये आज का सारा लेक्चर कोलिजन्स के अच्छे सवालों पर बेस्ड है। अच्छे सवालों से मेरा मतलब है जिससे आपके जेई मेन या एडवांस या नीट में जिस तरह के भी सवाल कोलिजन्स के आएंगे आप कर पाओगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो ये है मैंने उठाया, देखिए क्या है। एक ब्लॉक है, एक कोई बॉडी है मास m की, वो u की स्पीड से इधर बढ़ रही है। इस बॉडी को 2m बॉडी जो रेस्ट पर है उससे टकराना है। तो ये बॉडी इस तरह से टकराई कि टकराने के बाद 2m नीचे की तरफ आ गई और m ऊपर की तरफ चली गई। तो अब देखिए ये खास तरह की कोलिजन है। इस खास तरह की कोलिजन को बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन यानी ऑब्लीक कोलिजन, राइट। तो ऑब्लीक कोलिजन यानी टू डायमेंशनल कोलिजन क्या है कि कोलिजन से पहले बॉडीज जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं, कोलिजन्स के बाद वो जरूरी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद अगर वो सेम बॉडीज इन दैट सेम पर्टिकुलर लाइन जो कि कोलिजन से पहले मूव कर रही थी उस सेम पर्टिकुलर लाइन में ना मूव करें, यानी सिंपल भाषा में इसका मतलब है कोलिजन से पहले साफ पता लग रहा है ये सीधा सीधा मूव कर रही है, ये तो रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद दोनों टेढ़ा मूव करना शुरू होगी, तो इस तरह की कोलिजन को हम टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। तो इसको ऑब्लीक कोलिजन हम कह सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या, तीन चीजें निकालनी है। एक, इस बॉडी की जो फाइनल स्पीड है कोलिजन के बाद v, वो निकालनी है। ये एंगल कितने एंगल पर x एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया, अगर ये 37 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, और इस कोलिजन में रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट निकालना है। यानी रेस्टिट्यूशन निकालना है तो हमें रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से समझ में आएगा कि कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक है, इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या केवल इनइलास्टिक है। चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। तो v हम किस तरह से निकाल सकते हैं। v निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। और ऑब्लीक कोलिजन में एक खास बात यह है कि जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है तो दो साइड्स में लगानी है। दो साइड्स का मेरा मतलब है अगर मैं इधर x मान लूं, इधर y मान लूं, तो एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन x में लगाएंगे, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन y में लगाएंगे, क्योंकि कोलिजन के बाद, टकराव के बाद बॉडीज xy प्लेन में मूव कर गई, ठीक। तो चलिए, मोमेंटम कंजर्वेशन along x and मोमेंटम कंजर्वेशन along y। x में देखिए राइट साइड पे जा रही है, पॉजिटिव मोमेंटम है इसके पास mu, इसका मोमेंटम नहीं है। उसके बाद इसका जो कंपोनेंट बनेगा मोमेंटम का, इस तरफ cos 37 बनेगा, तो ये आ गया mu/4 cos 37 पॉजिटिव साइड पर है, और इसी का इधर कंपोनेंट बनेगा mu/4 sin 37। सिमिलरली 2m का नेगेटिव साइड पर तो माइनस ले लेता हूँ, -2mv sin थीटा, और इसी का पॉजिटिव साइड पर
2mv cos थीटा। तो अब ध्यान से देखिए, x में लगा रहे हैं हम, तो फाइनली x में दोनों के x कंपोनेंट निकल रहे हैं पॉजिटिव साइड में, दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ गया m इंटू यू बाई 4 cos 37 प्लस दिस। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अलॉन्ग x लगाओ। अब ध्यान से देखिए कि x में तो इसका मोमेंटम है ही नहीं, सॉरी y में इसका मोमेंटम है ही नहीं, जो भी मोमेंटम था x में था इनिशियली, इसका तो y में भी जीरो है, इसका केवल x में, तो y में है नहीं, तो जीरो इसका, जीरो इसका, जीरो प्लस जीरो। इसका y में पॉजिटिव मोमेंटम है प्लस, क्योंकि पॉजिटिव साइड पर है, इसका y में नेगेटिव मोमेंटम है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से बन गया mu बाई 4 साइन 37 इज इक्वल टू 2mv cos 35। तो यहां से साइन 37 की अगर वैल्यू डालेंगे आप, जो कई बार मैं बता चुका हूं, 3/5 2mv cos थीटा, m से m कट गया, तो यहां से आप u अपॉन 4 कह सकते हैं 10/3 v cos थीटा। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर पहली इक्वेशन में भी cos 37 की वैल्यू डालोगे 4/5, तो ये भी इक्वेशन में मास वगैरह सारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपकी u v और थीटा की फॉर्म में आ जाएगी, ये वाली भी जैसे ये। तो दो इक्वेशंस बनेंगी, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार v की वैल्यू, जब एक बार v की वैल्यू आ जाएगी तो आप जो भी वो u की टर्म्स में आएगी, तो v के वैल्यू के बाद आपका थीटा भी बड़े आराम से आ जाएगा। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू कैन सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ v एंड थीटा। तो आपको देखो प्यारे बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन में जब भी सवाल आएंगे, और वैसे ही मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, कोलिजन के सवालों को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 मेजर फंडे होते हैं। कई बार तो आंसर एक ही फंडे में निकल जाता है, जैसे यहाँ पर जो पहला फंडा मैंने कोलिजन का लगाया वो मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो कोलिजन के क्वेश्चंस में पहला बेसिक फंडा हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। कई बार वहां से सीधा ही बात बन जाएगी, जैसे यहाँ बन गई। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से बात ना बने तो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर फिर भी बात ना बने तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कोलिजन है। अगर तो परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से भी बात बन जाती है। तो 2 या 3 फंडों से सारे के सारे कोलिजन के सवाल हो जाते हैं, राइट। तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपने रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट निकालना है। तो रेस्टिट्यूशन के कोफिशिएंट के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट? इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये लगाएंगे। अब लगाना कैसे है, मैं एक बार बोर्ड रब करके आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा, तो ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आफ्टर कोलिजन जो मैं बात कर रहा था, देखिए क्या होगा। देखिए जब आपने रेस्टिट्यूशन लगाना है, तो रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा एट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करता है। यानी हमें जब भी ई का फंडा लगाना है तो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि किस लाइन के अलोंग बॉडीज का इम्पैक्ट हुआ। जैसे इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इनिशियली ये था, इनिशियली ये वाली बॉडी मास m की इस वाली बॉडी को इस तरह से टकराई होगी, बिल्कुल इसे कोने पर। जब ये इसके कोने पे टकराई होगी तब ये टेढ़ा ऐसे गया होगा। मेरी बात समझे? अगर तो सेंटर टू सेंटर कोलिजन होती तो ये बिल्कुल उसी पाथ पे फॉलो करती जो कि 1 डायमेंशनल कोलिजन हो जाता। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये मैंने सिचुएशन बना ली। ये इनिशियल सिचुएशन जो m की थी वो सीधी जा रही थी, राइट। ये मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया। ये टेढ़ा क्यों बनाया? क्योंकि ये वाला पार्टिकल जो रेस्ट पर था इस पे इस तरह से टक्कर बजी कि ये इस पे जो कोलिजन का इम्पैक्ट हुआ वो इस तरफ हुआ। तो जिस तरफ ये जाएगा वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाया जाएगा। तो इसलिए ये टेढ़ी मैंने बनाई है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस लाइन के अलोंग बॉडी दूसरी से टकराई, राइट। तो अब हुआ क्या, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ कर ली मैंने। अब ये वाला जो पार्टिकल था जो कि इनिशियली सीधा जा रहा था, कोलिजन के बाद ये टेढ़ा गया। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था u/4, और ये एंगल गिवन 37 डिग्री। तो ये x एक्सिस है, ये एक्सिस, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। और जो दूसरा पार्टिकल 2m था जो कि ये टेढ़ा गया ही था, क्वेश्चन के हिसाब से वो यहाँ पहुंच चुका था आफ्टर कोलिजन। तो मैंने ये वो यहाँ ड्रॉ कर लिया। उसकी कितनी स्पीड थी?
v गिवन थी तो मैंने v बना ली, इसका एंगल भी थीटा गिवन था x एक्सिस के साथ, राइट। सो अब मैंने करना क्या है, तो मैंने अब जो भी e लगाना है वो इस लाइन के अलॉन्ग लगाना है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये इस तरह का सवाल कई बार आपका जेईई एडवांस वाले पूछ चुके हैं। तो एडवांस का नाम सुनते हुए नीट वाले प्लीज़ ये वीडियो बंद मत कर देना, क्योंकि नीट में मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मैं सवाल यहां करवाता हूं वो नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 180 में से 180 नंबर फिजिक्स में लेना चाहते हैं ना, तो दिस इज द राइट चैनल, आप सही प्रोफेसर को सुन रहे हो, राइट। तो आपको मैं नीट वालों को 180 में से 180 नंबरों की गारंटी मैं दे सकता हूं अगर आप इस तरह के सवाल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका दिमाग स्टिमुलेट होगा ही होगा। दिमाग के न्यूरॉन्स को जितना स्टिमुलेट करोगे उतना आप फिजिक्स में खासकर नीट वाले सुपर सुपर स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी रेस्टिट्यूशन ऐसे टू डायमेंशनल कोलिजन में लगाना है तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो इस केस में लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारा इस तरफ था। अब मैंने जो भी ई लगाना है वो मैंने इस लाइन के अलॉन्ग लगाना है। तो सीखिए ध्यान से, इस लाइन के अलॉन्ग कैसे लगाना है ई। तो सेपरेशन की स्पीड रिलेटिव या सेपरेशन वेलोसिटी रिलेटिव न्यूमरेटर में रखनी है, और सेपरेशन के लिए आपको फाइनली देखना होता है बॉडीज कहां गई। तो सेपरेशन के लिए देखिए, जब इसने इसको टक्कर मारी ये आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इसका कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग क्या निकल रहा है, चेक करते हैं। 37 प्लस थीटा एंगल बनाया है, तो इसका इधर कंपोनेंट जो बन जाएगा u/4 का u/4 cos 37 प्लस थीटा, यानी अब कोलिजन के बाद ये आगे बढ़ती चली जाएगी, इसके पीछे आएगी, तो इनकी सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगी दिस माइनस दिस, v माइनस u/4 cos 37 प्लस थीटा। अप्रोच में आप देखिए, अप्रोच भी आपको इसी लाइन के अलॉन्ग लगानी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसी लाइन के अलॉन्ग अप्रोच क्या होगी, ये तो जो 2m वाली बॉडी थी, 2m वाली बॉडी मान लीजिए यहां पर थी, ये तो रेस्ट पर ही थी, राइट। ये तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी आई है, तो कोलिजन तो रेस्ट पर ही थी, तो अप्रोच मींस दिस माइनस दिस, यानी u cos थीटा माइनस 0। सो दिस इज द फॉर्मूला वी गेट फॉर रेस्टिट्यूशन इन दिस केस। अब आपको पता ही है फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन यू वुड हैव गॉट थीटा, आपको थीटा मिल ही गया होगा, जो मैंने आपको करके बताया, थीटा मिल गया होगा, आपको ई मिल जाएगा। तो पुट थीटा एंड वी हेयर, यू विल गेट ई। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मैं बोर्ड रब करता हूं एक मिनट। यस प्यारे बच्चों, एक और ऑब्लिक कोलिजन का मैं सवाल लेकर आया हूं। अगेन बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये बॉडी ए है, ये इसके पास ये आई और ये टकराई टेढ़ा, मान लीजिए पीछे से आ रही थी, ऐसे टेढ़ा टकराई। जब टेढ़ा टकराई तो ये जिस लाइन के अलॉन्ग ये टकराई वो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट बना। सो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ऑब्लिक कोलिजन में आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट जरूर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा ये हमेशा उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग लगाया जाएगा। यही ब्रह्मास्त्र है आपको ऑब्लिक कोलिजन्स के सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे ये टकराई टेढ़ा, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बना लिया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी ए की, एक्स की तरफ थी u गिवन है, राइट। तो ये सेंटर है इसका, ये सेंटर दूसरी बॉडी का, जब हमने कंबाइन किया तो एक ट्रायंगल सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि टेंजेंट और ये रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता ही है, तो ये थीटा है। तो क्योंकि आपको स्पीड ऑफ ए और बी आफ्टर कोलिजन पूछा है, रेस्टिट्यूशन गिवन है हाफ आपको, तो ए और बी आफ्टर कोलिजन इनिशियली आप ये कह सकते हैं गिवन ही है, ये एट रेस्ट पर गिवन है दूसरी बॉडी, राइट। तब होगा क्या, जब इसकी फाइनल सिचुएशन बनेगी आफ्टर कोलिजन तो इस तरह की कुछ बनेगी। देखिए हमें ये लाइन ऑफ इंपैक्ट मिल चुका है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, राइट। अगर ये एंगल ढूंढना हो तो फटाफट से ढूंढ सकते हैं, ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा निकालें, परपेंडिकुलर जो कि रेडियस होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होगा आर प्लस आर, डायमीटर बन जाएगा दो सेंटर्स के बीच की दूरी। तो निकालते हैं, फिगर से साइन थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर आर अपॉन 2r हाफ। अगर साइन थीटा हाफ आ रहा है तो थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री आ चुका, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, राइट। तो मैंने ये बनाया, आपका एक लाइन बना दी ये ऐसे, जिसके लॉन्ग आपका u है, तो u का 30 के हिसाब से कॉम्पोनेंट इधर बन जाएगा u cos थीटा, यानी u cos 30 डिग्री, इधर u sin थीटा,
इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो वाई एक्सिस मान लिया, इधर एक्स एक्सिस मान लिया। ऐसी कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी u से बदलकर vx होगी, राइट। और इसी तरह से कोलिजन के बाद इसकी शुरुआत में 0 थी, कोलिजन के बाद हमें पता नहीं कितनी हुई, v2 होगी इस बॉडी की, राइट। तो हमें vx और v2 निकालना है यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, राइट, या फिर अगर आप रेस्टिट्यूशन लगाएं इस लाइन के लॉन्ग, उससे देख लेते हैं हम, क्योंकि रेस्टिट्यूशन हमें इसमें गिवन है। तो रेस्टिट्यूशन तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगाते हैं हम। तो लेट अस अप्लाई द रेस्टिट्यूशन ई अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के लिए आपने फाइनल देखना है। फाइनल क्या है, ये आगे बढ़ती चली जा रही है, पीछे आ रही है, तो सेपरेशन इज v2 माइनस vx। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट पर ये होगी सेपरेशन। अप्रोच क्या आप देख सकते हैं, ये u cos थीटा, देखिए इसी लाइन के लॉन्ग लगाना है, ऐसे मत सोचना अब, इसलिए u cos थीटा ले रहा हूँ। तो u cos थीटा माइनस इसका इनिशियल, ये तो रेस्ट पर ही था, तो दिस इज u cos थीटा माइनस 0। तो इस तरह से आप, ये आ गया हमारे पास हाफ इज इक्वल टू v2 माइनस vx अपॉन u cos थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। सो दिस बिकम्स v2 माइनस vx cos 30 इज आई गेस √3/2, तो ये बन गया √3u, ऊपर आ गया 2, ठीक है। सो इधर से आपका ये इक्वेशन बन गई हमारी। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। ई की वैल्यू हाफ गिवन ही थी, तो अब मुझे u नहीं पता, v2 vx नहीं पता, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक मिनट बोर्ड रब करूं, लेट अस सी। तो प्यारे बच्चों, तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब हम इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग x हमने ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट माना है। तो इनिशियली जो कंपोनेंट बना mu cos थीटा, इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पर थी। फाइनली इसका b बॉडी का मास 2m गिवन था, तो फाइनली 2m v2 प्लस इस बॉडी का m इंटू vx। सो यहाँ से m कैंसिल हो गया। u cos 30 इज इक्वल टू 2m v2 प्लस vx। cos 30 इज √3/2, सो √3/2u इज m तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। सो ये आ गया 2v2 प्लस vx। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। आप फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, ये आपकी अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, आपकी यू विल गेट द रिस्पेक्टिव आंसर। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को कराने का मेरा ये मकसद है कि ऑब्लिक कोलिजन में एक सबसे खास पॉइंट यही है कि जब भी आप रेस्टिट्यूशन लगाएं तो पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही आप रेस्टिट्यूशन लगाएं। और दूसरा कॉन्सेप्ट, कोलिजन का हर क्वेश्चन आपका मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाता है, और किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, बस उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट को x माना, तो x के अलॉन्ग हमने लगा दिया है। लेकिन हम ऐसे ये कह सकते हैं कि जो y के अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग अगर आप देखो तो यही जो पहली बॉडी है जो u से जा रही है, उसका x कंपोनेंट u cos थीटा है, y कंपोनेंट u sin थीटा है। u sin थीटा क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलरली कोई फोर्स एज सच मेंशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो ये हमने पढ़ाई हुआ है। इसी तरह से फाइनली भी जब ये एक ही वेलोसिटी u से बदलकर vx हो जाएगी, तो जो vx है वो उसका x कंपोनेंट है जो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि इम्पैक्ट x के लॉन्ग है। तो x के लॉन्ग फोर्स लग रही है, जिसके कारण बॉडी A का जो कंपोनेंट है u cos थीटा x वाला, वो u cos थीटा से बदलकर vx हो गया, राइट। लेकिन y कंपोनेंट कोलिजन के बाद भी u sin थीटा ही रहा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल में पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम कंजर्व्ड है वो x के लॉन्ग कंजर्व्ड है, और इंडिविजुअली जो मोमेंटम कंजर्व्ड है वो y के लॉन्ग कंजर्व्ड है। देखिए y के लॉन्ग u sin थीटा और u sin थीटा वो इंडिविजुअल वेलोसिटीज की बात कर रहा है, यानी वो आपका केवल बॉडी A की बात कर रहा है। लेकिन x के लॉन्ग बॉडी A एज वेल एज B की बात करते हैं, इसलिए x के लॉन्ग यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग दोनों बॉडीज यानी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो प्यारे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम बॉब बनाया है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है ये वाला, और एक बुलेट फायर किया u की स्पीड से। बुलेट का मास 50 ग्राम, बॉब का मास 450 ग्राम, और जो टकराने के बाद जो है ये बुलेट है वो इसी के अंदर रहता है,
और इम्पैक्ट ऐसा हुआ बुलेट का, इम्पैक्ट के कारण ये सिस्टम ऊपर राइज करता है एच हाइट यानी 1.8 मीटर हाइट तक। तो आपको बताना है कि बुलेट कितनी स्पीड से आपने फायर किया था। तो सिचुएशन डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, राइट। ये मान लीजिए यहाँ से जब इम्पैक्ट होगा, जब इसके अंदर आएगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा सिस्टम, बुलेट प्लस बॉब का सिस्टम, ये एच हाइट पर मान लीजिए राइज कर गया 1.8 मीटर तक। अब आपको पता है कि जब ये टकराएगा, टकराने के बाद इन दोनों के पास यानी बॉब और बुलेट के पास एक वेलोसिटी आएगी इम्पैक्ट के कारण, वो हमें पता नहीं है। तो इसकी ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी इम्पैक्ट के कारण वो v हो जाएगी, लेकिन पहले जो बुलेट के पास वेलोसिटी थी वो u, वो निकालनी है। तो ये तो इसकी वेलोसिटी थी, इम्पैक्ट के कारण जो इन दोनों के पास वेलोसिटी आएगी वो v। तो पहले वो v निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोलिजन का केस है, हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये कहें कि सर हम जो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा ना वो y के लॉन्ग लगाऊंगा। तो आप कहोगे सर इसका तो वेट नहीं चेक कर रहा है, ठीक है, इसका भी वेट नहीं चेक कर रहा है। तो मोमेंटम तो कंजर्व तब होता है जब हम जितने भी बाहर से फोर्सेस लगे, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो जीरो होनी चाहिए। अब यही शानदार बात है। अब याद रखिए मैंने पिछले लेक्चर में ये समझाई ये चीज कि यहां पर चाहे बाहर से mg यानी वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, लेकिन चाहे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम वाई डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ध्यान से सुनिएगा। क्यों प्यारे बच्चों, सोचिए क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स तो है फिर भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों याद रखें वो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर जो है वो इनका वेट है। वेट mg जो है ये कभी भी एक इंपल्सिव फोर्स नहीं होती, राइट, यानी अचानक से इतनी जल्दी ये मोमेंटम चेंज नहीं करवाती। यानी mg बीइंग ए नॉन इंपल्सिव फोर्स तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये इसको समय लगता है मोमेंटम चेंज करवाने में, इसीलिए हम mg फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगली बात सुनो, अब mg का तो गेम खत्म। जब ये यहां से टकराएगा, टकराकर जो रस्सी है वो ढीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी तो टेंशन जीरो हो जाएगी, तो टेंशन की भी गेम खत्म, राइट। तो इसका मतलब हम वही डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसके पास जो मोमेंटम है m इंटू यू, इनिशियली इसका तो है ही नहीं, बराबर जब ये इसमें एम्बेड हो गया इन दोनों का मास ऐड होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। मान लीजिए बॉब का मास था कैपिटल M और बुलेट का मास था स्मॉल m, राइट, इनटू जो नई स्पीड इन्होंने एक्वायर की, तो m जो कि आपका 50 ग्राम का डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर भी वो फैक्टर कैंसिल ही हो जाएगा। तो 50 प्लस 450 इंटू वी, तो 50u बाय 500 ये v आ गया आपका। तो यहाँ से जो v आया आपका वो u बाय 10 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें करना क्या है, अब ये u निकालने के लिए क्या करें। अब यहाँ से यहाँ मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो देखिए बड़े आसानी से हो जाएगा। यहां से यहां जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय mg, क्योंकि टेंशन तो जीरो ही है क्योंकि रस्सी ढीली होगी इंपैक्ट के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो टेंशन लिखने की जरूरत नहीं, केवल mg का वर्क जो होगा यहां से यहां विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। mg का वर्क जो यहाँ से यहाँ हुआ वो कितना हुआ आपका, आप देख सकते हैं। इसमें mg मीन्स बुलेट का और बॉब का दोनों का मास ऐड होगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ वर्क डन ऑफ m प्लस m इज स्मॉल m प्लस m इंटू जी इंटू h इज 1.8, और ये नेगेटिव होगा। वाई, क्योंकि वो सिस्टम ऊपर जा रहा है और दोनों का वेट नहीं चेक कर रहा है, तो नेगेटिव वर्क होगा उनका। इस टेंशन का वर्क होगा ही नहीं, बाकी कोई और फोर्स है नहीं। फाइनल ऊपर जाकर मोमेंटरली रेस्ट पर आएंगे जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास होगी हाफ m प्लस m इंटू वी का स्क्वायर। v हम निकाल चुके हैं जो कि कितनी है u बाई 10, राइट। तो m प्लस m कैंसिल हो गए, g की वैल्यू 10 डाल दीजिए, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गए, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, इधर ले जाइए 20 इंटू 1.8 का अंडर रूट बन जाएगा, तो 36 का अंडर रूट आपका ये बन गया। v जो आया आपका 6 मीटर पर सेकेंड आया, राइट, क्योंकि v u बाय 10 है फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास जो u आ गया वो 6 इंटू 10
60 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है अनदर एक डिफरेंट सवाल लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बुलेट 500 की स्पीड से फायर किया, बुलेट का मास 20 ग्राम है, स्मॉल एम ले लिया उसको मैंने, और ये वुडन ब्लॉक पे फायर किया है, वुडन ब्लॉक 10 किलोग्राम कैपिटल एम ले लिया। अब कहता है जब ये इस पे फायर होता है तो ये इसके आर पार हो जाता है, इसके आर पार हो जाता है, और 500 से स्पीड घट करके इसकी 100 हो जाती है। स्पीड इसलिए घटी होगी क्योंकि इम्पैक्ट के कारण इसका कुछ हिस्सा इसमें भी गया होगा, तो वुडन ब्लॉक ने इम्पैक्ट के कारण हम मान लिया v स्पीड गेन की। अब ये इतनी स्पीड से कोलिजन के बाद ये यहां से यहां तक मूव करा। अब बुलेट का तो गेम से बाहर हो गया, बुलेट तो आर पार हो गया, कहीं भी जा चुका है, राइट। अब केवल गेम वुडन ब्लॉक की है, तो वुडन ब्लॉक यहां से यहां मूव कर गया और फिर रेस्ट पर आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से उसने इस दौरान 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो निकालना है। तो अगेन इस केस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक और ब्रह्मास्त्र मैं दे देता हूं। आप कोलिजन्स या जितने भी वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, पूरा का पूरा वर्क पावर एनर्जी बेसिकली दो मेजर कॉन्सेप्ट्स की गेम है, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक यूनिवर्सल थ्योरम होती है जो इतनी शानदार थ्योरम है प्यारे बच्चों कि चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं, जो मैं आपको करके बताऊंगा। पिछला सवाल भी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से करके बताया था प्यारे बच्चों, तो वो एक लाइन में आंसर आ रहा था। तो अगर आपको ये शानदार कॉन्सेप्ट लगाना आता है तो आपको बड़े आराम से एडवांस के सवाल भी आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहां पर भी करके बताऊंगा। देखिए यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें फ्रिक्शन गिवन है। तो जब भी सिस्टम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो तो आपके पास जो सबसे बढ़िया विकल्प बचता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का बचता है। तो यहां पे मैं उसको करूंगा। तो अब देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये स्पीड निकालनी पड़ेगी जो ये बुलेट टकराने के बाद इसको दे गया, वो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लगाते हैं इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज m, यानी 20 ग्राम है, 20/1000 इंटू 500, ये इनिशियली रेस्ट पर था। फाइनली ये तो इसके आगे निकल गया और इसको स्पीड दे गया। इसकी जो स्पीड है 10 इंटू वी मोमेंटम, 10 इंटू वी प्लस इसका जो मोमेंटम लिखा जाएगा अगेन 20/100, 20/1000 इंटू 100 m इंटू वी। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया, ये इधर ले आओ, 20/1000 कॉमन, ये आ गया 500 माइनस 100 10v, ये इससे कैंसिल। तो 500 माइनस 100 इज 400, 400/100 इंटू 2, ये इससे कैंसिल, 10 इंटू वी। तो ये v आ गया आपका 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास इतनी स्पीड आ गई है। तो अब इतनी स्पीड से आगे जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा, क्योंकि यहीं पर आप ये मूव करना शुरू होगा तो फ्रिक्शन अपना काम करेगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस केस में केवल फ्रिक्शन ही वर्क करेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स इन्वॉल्व है, दैट इज फ्रिक्शन, और वो क्योंकि उल्टी साइड पे इन्वॉल्व है। वर्टिकल वाली फोर्सेज मैटर नहीं करेंगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो रही है, तो उनका वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, एंगल 90 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जब यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन वर्क कर रही है एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू जितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए एक्स, ये एक्स है। फाइनल का एनर्जी 0 क्योंकि क्वेश्चन में क्या वो रुक गया, माइनस इनिशियल हाफ इंटू 10 इंटू जो आपने इसकी स्पीड निकाली 0.8 इंटू 0.8। लेट अस सॉल्व दिस। तो ये बन गया, म्यू निकालना है आपने, मास 10 g 10 x 20 सेंटीमीटर यानी 20/100 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करके ये म्यू 0.16 आ जाएगा। है ना शानदार बात। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि आप जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपको फिजिक्स से प्यार हो ही जाएगा, जब आपके मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों अगला सवाल एक बहुत शानदार सवाल लिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने कोलिजन में। ठीक, देखिए होता क्या क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया एक स्पीड यू से और वो पहली बार ऐसे टकराया यहाँ पर।
टकरा कर ये प्रोजेक्टाइल उछला और यहाँ पे कोलाइड कर गया। तो कहता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो दूसरी कोलिजन हुई वो यहाँ हुई, ये फर्स्ट कोलिजन हुई, ये सेकंड। स्टार्टिंग पॉइंट से उस दूसरी कोलिजन तक की दूरी कितनी थी ये निकालनी है, x। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि पहली कोलिजन यहाँ पर हुई है तो पहली कोलिजन की रेंज R1 थी, दूसरी यहाँ पर हुई है कोलिजन तो दूसरी कोलिजन की रेंज R2 थी। तो जो x का आंसर आएगा वो R1 प्लस R2 से आ ही जाएगा। तो ये फंडा है। अब दिमाग लगाते हैं कैसे आएगा। उसने कोलिजन का जो रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट दिया वो E दिया, यानी जो भी आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन बनाएंगे वो E वगैरह की फॉर्म में बनाएंगे और U वगैरह की फॉर्म में कुछ बनेंगी ऑप्शन जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका जो इनिशियल x कंपोनेंट है वो u cos थीटा है और इनिशियल y कंपोनेंट है वो u sin थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये x कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, ये थीटा ही है आपको पता है। तो ये आपका u sin थीटा है, ये आपका u cos थीटा है। तो उसके बाद ये टकराया, इससे टकराया होगा, टकराने के बाद ये पता नहीं कितनी स्पीड होगी और ये एंगल भी हमें पता नहीं फाई। तो ये बना लिया हमने, जो फाइनल x कंपोनेंट बना वो v cos फाई बना और y कंपोनेंट बना v sin फाई। तो ये पहली कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, ये u sin थीटा से अप्रोच कर रहा है और आफ्टर कोलिजन ये ऐसे गया y कंपोनेंट, तो ये सेपरेट होता गया ग्राउंड से। तो यहाँ पर जो बॉडी से इन्वॉल्व है कोलिजन के लिए वो ग्राउंड और ये प्रोजेक्टाइल है। तो हम जब यहाँ पर रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो बनेगा सेपरेशन मीन्स v sin फाई माइनस ग्राउंड की जो वेलोसिटी है 0 और अप्रोच मीन्स ये u sin थीटा ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, u sin थीटा माइनस 0। तो यहाँ पर जो v sin फाई जो कि vy कंपोनेंट ले लेते हैं, जो कि vy है वो बराबर आ चुका है eu sin थीटा। लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर x की बात करेंगे, x में ये इस लाइन के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इस लाइन के लॉन्ग ना ही कुछ फ्रिक्शन मेंशन्ड है। मैंने पिछले लेक्चर में, कोलिजन्स के लेक्चर में आपको ठीक ठाक समझाया कि x के लॉन्ग वेलोसिटी कब बदलती है। किसी भी डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी तभी बदलती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन का, अगर उस लाइन के लॉन्ग कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर जो भी फोर्स की बात हो रही है, जो इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर हो रहा है ऐसे वाई डायरेक्शन में, तो ये वो n बीइंग एन इंपल्सिव फोर्स इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटीज को चेंज कर रही है, ठीक है। और लेकिन x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, यानी vx और ux बराबर ही होंगे, यानी v cos फाई u cos थीटा के बराबर होगा। सो अलोंग x v cos फाई विल बी इक्वल टू u cos थीटा, जो कि ये vx है। लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन। तो चलिए यहाँ डालते हैं अब ये चीज़ें। x पहली रेंज हुई, पहली रेंज का फॉर्मूला u sin 2 थीटा बाई जी, उसको ब्रेक करके लिखते हैं, कोशिश करते हैं। लिखा जा सकता है u इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ये तो R1 होगी। इसी तरह R2 को भी लिखा जा सकता है v इंटू 2 sin फाई cos फाई बाई जी, ये होगी R2। पुट करते हैं अब 2 एज इट इज। u sin थीटा आपका uy हो गया, u cos थीटा ठीक है आपका ux हो गया, ये सॉरी ये u स्क्वायर होता है ना, u स्क्वायर, तो तभी तो एक u लेंगे अब। तो ये बन गया आपका u sin थीटा इंटू 2 एज इट इज आ गया बाई जी। इस तरह से ये हो गया 2 इंटू वी वाई इंटू वी एक्स बाई जी। डालते हैं वैल्यू, तो uy आपका या देख लीजिए u sin थीटा, ux आपका u cos थीटा, तो ये आ गया वो पहले भी हम लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, मैंने स्प्लिट करके बता दिया आपको। vy देखिए क्या है, vy या तो v sin फाई है या eu sin थीटा है। अब मैं अगर इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो चलो पहले मैं इसको v sin फाई ही लिखता हूँ और उसके बाद जो vx है चलो थीटा की फॉर्म में ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर। ऑप्शन मान लीजिए थीटा की फॉर्म में ही है, तो चलिए चेंज करते हैं। तो vy को हम v sin फाई की बजाय eu sin थीटा लेते हैं और vx को v cos फाई की बजाय u cos थीटा लेते हैं। एक ही फॉर्म में बन जाएगा आंसर।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या 2u बाई जी तो कॉमन आ गया, 2u स्क्वायर बाई जी, ठीक है 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये बन गया ई साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा भी कॉमन आ गया। जब वो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगेन साइन 2 थीटा बन गया, तो लास्ट में आंसर आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू 1 प्लस ई। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए समझ में आया आपको ये, मैं भी कैलकुलेशन देख लूँ कोई गलती तो नहीं, और इस फॉर्म में आपका आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों एक और शानदार सवाल, इसमें भी कोलिजन का केस है, मैंने प्रोजेक्टाइल इन्वॉल्व कर दिया, ये सवाल आते हैं कंपटीशन में। तो क्या हुआ, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल m मास की h हाइट से गिरी, यहाँ इम्पैक्ट हुआ और वो पूछ रहा है इम्पैक्ट के बाद ये कहाँ पे लैंड करेगी, यहाँ लैंड करेगी, यानी जब ये टकराएगी, ये हमने बना लिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, और क्योंकि ये आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला है तो ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर होंगे थीटा, ठीक है। तो यानी ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के नीचे गिरेगी, ये एंगल हमें पता नहीं, हमने अल्फा मान लिया, राइट। तो ये टोटल एंगल 90 होगा, तो अल्फा कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये हम कर सकते हैं। तो जस्ट टकराने से पहले h हाइट से अगर कोई बॉल गिरे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है √2gh, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम। तो रेंज का फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन पर डाउन दी प्लेन, अगर आपने प्रोजेक्टाइल ढंग से पढ़ा हो तो डाउन दी प्लेन ये होता है, याद रखना है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस थीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा होता है ये वाला, और ये एंगल अल्फा हमने मान लिया है। तो आपको रेंज ही निकालनी है, पुट करते हैं u मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन जो स्पीड हुई, ये u या v √2gh, तो जब यहाँ डालेंगे सो रूट खत्म हो जाएगा साइन अल्फा, राइट, अल्फा इज 90 माइनस थीटा, तो डाल देते हैं 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 4gh साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा इज कॉस a माइनस b, क्या फॉर्मूला बनता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b अपॉन g कॉस स्क्वायर। अब सारी ट्रिग्नोमेट्री गेम है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये बच गया, ब्रैकेट खोल लिया मैंने, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया, तो 4gh कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा अपॉन दिस, मैंने साथ में स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट भी कर लिया ब्रैकेट भी खोल लिया, 4gh कॉस थीटा साइन अल्फा, ये बन गया 4gh कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4gh कॉस अल्फा अगेन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ सीधा ही, नीचे आपका जी बच गया, जी से जी कैंसिल हो गया, प्लस जी से जी कैंसिल हो गया। अगेन मैंने यहाँ पर अल्फा है कन्वर्ट कर लिया थीटा में, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा इससे खत्म हो गया, तो ये भी आपका बच गया 4h साइन थीटा, 4h प्लस h इज h साइन थीटा, दिस इज द आंसर। तो मैंने अल्फा को थीटा में इसमें कन्वर्ट किया, तो मैंने ये मान लिया कि ऑप्शन अगर थीटा की फॉर्म में गिवन होगी, इसलिए मैंने हर जहाँ जहाँ अल्फा किया है वहाँ पे 90 माइनस थीटा पुट कर लिया है। देखिए प्यारे बच्चों आपका ये भी एक शानदार सवाल है, अगर आपको ये फॉर्मूला डाउन दी प्लेन या अप दी प्लेन पता होंगे तो बड़े आराम से कोलिजन के ये प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों एक अगला और क्वेश्चन कोलिजन का यूजिंग स्प्रिंग्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये कहा है कि एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग्ड है, के इसका गिवन नहीं है, के गिवन नहीं है, इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है स्प्रिंग की, ये नेचुरली अपने भार के कारण इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है और एक 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद 45 सेंटीमीटर की हाइट पर, इस पर 45 सेंटीमीटर की हाइट पर एक चीज़ फेंकी जाती है, तो वो ऐसे बना देते हैं, ये रहने दो, ये ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जब इस पर इम्पैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है 45 सेंटीमीटर की हाइट से, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग उस पार्टिकल की जो स्पीड आएगी h हाइट कवर करने के बाद √2gh आएगी, वो निकालनी पड़ेगी।
अब ये पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ये इससे स्टिक भी कर जाता है, पूरे का पूरा सिस्टम इतनी स्पीड से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन है x, जो कि निकालनी है, राइट प्यारे बच्चों। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि ये तो उस पार्टिकल की स्पीड थी h हाइट कवर करने के बाद, टकराने पर ये दोनों कितनी स्पीड से नीचे गए v डैश, वो निकालनी पड़ेगी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से पार्टिकल का मास है 120 ग्राम, 120/1000 मल्टीप्लाई बाय √2gh मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों की कंबाइंड स्पीड हो जाएगी, अब वो v डैश है, तो mv हो गया। दिस बिकम्स नाउ 200 + 120 डिवाइड बाय 1000, ये तो फैक्टर कैंसिल ही हो जाएगा, जरूरत नहीं थी, 200 + 120 इनटू नई स्पीड v डैश। तो यहाँ से आप निकाल लोगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब मुझे यहाँ से यहाँ चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो सिस्टम में कौन कौन सी फोर्सेस का वर्क होगा, एक तो इनके भार का mg का, एक स्प्रिंग फोर्स का, राइट। तो भार दोनों का नीचे है, जा भी नीचे रहे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, इट विल बी mgh, यानी m मीन्स 120 + 200 इंटू यू कैन से आपका g, राइट, इंटू h, यानी ये कितना नीचे है x यानी निकालना है आपको, माइनस जब ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग फोर्स उल्टा खींचेगी डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, तो नेगेटिव वर्क करेगी कितना, हाफ के x², के हमें पता नहीं, के भी निकालेंगे अभी, x भी निकालना है। फाइनल का एनर्जी 0 होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन पर, इनिशियल का एनर्जी हाफ m + m इंटू v डैश का स्क्वायर, v डैश यहाँ से आ चुका होगा। तो अब रही बात k की कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ जब a एक्सटेंड होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो, kx0 = mg, तो k की वैल्यू आ जाएगी mg/x0, m इज 200/1000 इंटू 10, x0 इज 1 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से k आपका आ जाएगा। तो आप k भी यूज़ कर लोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप ये निकाल लोगे कि ये दोनों पार्टिकल प्लस ब्लॉक सिस्टम कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप फिर फाइनली x निकाल पाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, प्यारे बच्चों अगला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b। अब देखिए सवाल में क्या है, दोनों इक्वल मास के ब्लॉक्स हैं, ये रेस्ट पर है, इसके नीचे फ्रिक्शन है, इसके नीचे नहीं है, ये 10 की स्पीड से जा रहा है। ये कह रहे हैं बताओ जब ये इसको टकराएगा तो ये कितना डिस्टेंस आगे कवर कर लेगा। अब पहले देखते हैं ध्यान से, दोनों इक्वल मास के हैं, जब इक्वल मास की बॉडीज परफेक्टली या इलास्टिकली कोलाइड करें तो दे सिंपली एक्सचेंज देयर स्पीड। जब ये इससे टकराएगा ये रुक जाएगा, ये अपनी स्पीड इसको आगे दे जाएगा, तो अब इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये जब 10 की स्पीड से आगे जाएगा, 10 की स्पीड से आगे जाने के बाद ये x दूरी कुछ कवर करेगा, तो x निकालना है। तो यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगी x डिस्टेंस तक, फाइनल एनर्जी यहाँ पे 0, इनिशियल इसकी 10 मिली जाएगी, इसको एक्सचेंज कर लेगा स्पीड, हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर, m से m कट गया, माइनस से माइनस कट गया, म्यू 0.10, 10, x निकालना है, 100/2 दैट इज 50, यहाँ से ये 100 ये इससे कैंसिल, इसके कैंसिल, x आपका आ गया 50 मीटर। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप इनइलास्टिक कोलिजन का भी ट्राई कीजिए। फ़र्क क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में चिपक जाएंगे, बस चिपकने के बाद एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन से इनकी वहाँ जाने वाली स्पीड निकालिए v, जैसे आप निकालेंगे अब लॉजिकली देख सकते हैं कि इक्वल मास के जब चिपकेंगे तो स्पीड आधी हो जाएगी, 10 से 5 हो जाएगी। अगर 10 से 5 हो जाएगी तो इसका आंसर आधा आ जाएगा, 25 मीटर। अभी ट्राई करके देखना। अगला सवाल,